हेलो दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई हॉरर स्टोरी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। मनोज ने आज 12वीं क्लास में आसपास के गांव में स्कूल में टॉप किया था। रामलाल और उसकी पत्नी बंसरी फूले नहीं समा रहे थे। मनोज ने दोनों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। बंसरी ने मनोज का माथा चूमते हुए कहा, बेटवा, तूने तो समाज में हमारी इज्जत दुगनी कर दी है। अचानक इतने कहने के बाद बंसरी की आंखों में आंसू आ गए। बोली, ए जी, हम गरीब किसान मनोज को आगे शहर भेजकर नहीं पढ़ा पाएंगे। रामलाल ने कहा, हिम्मत मत हार, अभी कोशिश करेंगे। बंसरी बोली, पढ़ाई के खर्चे के अलावा शहर का खाना पीना और मकान महंगे किराया हम कहाँ से दे पाएंगे। कोई जर ज़मीन तो है नहीं हमारे पास। दूसरों के खेतों में मेहनत मजूरी कर घर का खर्चा भी मुश्किल से चलता है। मनोज बोला, माँ, आगे तो पढ़ना है। मैं शहर में ट्यूशन कर कुछ पैसा तो कमा ही लूँगा। बस बाबा, हमें वहाँ कोई सस्ता किराए पर कमरा मिल जाए। गरीब का बच्चा कितना भी होशियार हो पढ़ाई में, पर आगे की पढ़ाई में गरीबी रोड़े अटकाती ही है। क्योंकि अभी भी दूर दराज के गांव में 8वीं क्लास तक ही स्कूल है। इसके बाद 12वीं तक के आसपास के कस्बों में साइकिल से चले जाते हैं बच्चे। किंतु इसके बाद शहर जाकर कॉलेज की पढ़ाई कोई विरले ही बच्चे कर पाते हैं जिनके माँ बाप की अच्छी खेती बाड़ी या अच्छा काम हो। बाकी तो पढ़ लिख कर अपने माँ बाप की तरह खेतों में ही काम करते हैं या पास के कस्बे में मुनीमगिरी या किसी दुकान पर सेल्समैन बनकर अपना जीवन यापन करते हैं। पर रामलाल खुद पढ़ा नहीं था, पर अपने बेटे मनोज के लिए सपने बड़े थे उसके। रामलाल ने अपने गांव के साथियों के बीच रखी अपनी समस्या, और खर्चे तो मनोज ट्यूशन करके हम मियाँ बीवी गांव में काम करके पूरे कर ही लेंगे। बस मनोज को शहर में सर छुपाने को कोई छोटा सा कमरा सस्ता सा मिल जाए। उन्हीं में से किसी ने कहा, रामलाल, शहर में मकान का सस्ता मिलना तो असंभव ही है। एक एक कमरे के 5,000 8,000 किराया होता है। भूल जाओ मनोज को शहर में पढ़ाने की बात। कस्बे में कोई छोटी मोटी नौकरी लगवा दो, तुम्हारा भी हाथ बढ़ जाएगा। रामलाल बोला, अभी हिम्मत नहीं हारा हूँ, देखता हूँ कुछ इंतजाम हो जाए तो। तभी रामलाल का जिगरी दोस्त लखन पाल बोला, भैया, एक जुगत है। शहरों में आबादी से दूर सस्ते मकान मिल जाते हैं। थोड़ा सुनसान तो रहता है, पर हमारा मनोज तो पट्ठा जवान है, रह लेगा। कल अपने एक दोस्त से उस जगह का नाम पता ला दूंगा। भगवान ने चाहा तो काम बन जाएगा। रामलाल एक मन में उम्मीद लेकर घर चला आया, पर अभी घर में कुछ बताया नहीं। दूसरे दिन दोपहर पीछे रामलाल लखनपाल के घर को चल दिया। लखनपाल ने उसे पता दे दिया। चाय पानी पीकर घर आ गया। घर पर आकर उसने मनोज से कहा, कल हम शहर चलेंगे, किसी ने सस्ते घर का पता दिया है। मनोज खुश होता बोला, सच बाबा? अभी तैयारी कर लें, अपने सारे कागज़ पत्तर संभाल कर रख लेना। बंसरी भी सब सुन रही थी। कुछ पैसे जो उसने काम करके जोड़े थे अपने पति को देती हुए बोली, ज़्यादा तो नहीं, पर आपके काम आएंगे। दूसरे दिन पता ठिकाना पूछते बाप बेटे उस जगह पहुँचे। तो जगह जगह पता किया तो सभी घरों में एक कमरे का किराया 4 से 5,000 के बीच था। निराश हो गए थे वो। तभी प्रॉपर्टी डीलर ने झुंझलाते हुए कहा, फिर कितने का घर चाहिए आपको? रामलाल हाथ जोड़कर बोला, 2,000 से ऊपर नहीं दे पाऊंगा हुजूर। कुछ सोचकर प्रॉपर्टी डीलर बोला, एक मकान है,
यहाँ से और थोड़ा दूर एकदम सुनसान है, चलेगा? अब की मनोज खुशी से बोला, सर चलेगा नहीं दौड़ेगा। तो चलो दिखा देता हूँ। तीनों वहाँ पहुँचे तो उसके आसपास कोई मकान नहीं था। नीचे का पोर्शन न जाने कब से बंद था। उसके ऊपर, जिसका साइड से जीना था, एक छोटा कमरा था। उसके आगे चौड़ी सी छत थी। कमरा मनोज को पसंद आया, लेकिन बाबा असमंजस में थे। वह बोले, इतने वीराने में? नहीं, मेरा दिल नहीं मानता। मनोज बोला, बाबा सारा दिन तो कॉलेज और ट्यूशन में रहूँगा, सिर्फ रात भर सोने ही तो आना है यहाँ पर, फिर इससे सस्ता और कहाँ मिलेगा। रामलाल को न चाहते हुए भी हाँ करनी पड़ी। दूसरे दिन मनोज ने कॉलेज में एडमिशन के लिए फॉर्म भर दिया। उसका चयन तो हो ही जाना था। रामलाल एक रात रुककर दूसरे दिन सुबह गांव वापस चला गया। मनोज कॉलेज गया। वहाँ 2-4 लड़कों से मुलाकात हुई, जान पहचान हुई। गांव का सोचकर जो अनदेखा कर रहे थे, वही मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर नाम देखकर दोस्त बन गए। यही जमाने की नियति है। चढ़ते सूरज को ही सलाम होता है, डूबते को नहीं। बातों ही बातों में मनोज से पूछा, कहाँ रहते हो? तो मनोज ने उस जगह का नाम बता दिया। सुनकर उनमें से कुछ लड़कों का मुंह खुला का खुला ही रह गया, जो शायद वहीं कहीं आसपास रहते होंगे और वहाँ के बारे में सुन रखा होगा। अटकते हुए वो बोले, उस भूत बंगले में? मनोज ने कहा, नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता। अच्छा, पढ़ने के लिए शांतिपूर्ण वातावरण है वहाँ। मनोज बोला, और रात ही तो काटनी है। वे लड़के बोले, रात की ही तो बात है, हमने सुना है वहाँ रात को एक चुड़ैल घूमती है। लोग कहते हैं पायल चूड़ी। किसी लड़के की हंसने की आवाज़ अक्सर वहाँ से आती है। मनोज अविश्वास से बोला, किस किसने चुड़ैल को अपनी आंखों से देखा है? सभी ने कहा, हम में से किसी ने नहीं। यानी कि आप कही सुनी बातों पर ही बोल रहे हो। मनोज ने कह तो दिया कि मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता, किंतु दोस्तों की बातों से मनोज का दिमाग में शक का कीड़ा कुलबुलाने लगा था। बाकी तो गांव में भी आधी आधी रात खेतों में बिना डरे पानी लगाते। गर्मी सर्दी की न जाने कितनी रातें मनोज ने अकेले ही बिताई थी। उसे कभी डर नहीं लगा, पर कुछ बड़ा चढ़ाकर भी स्टोरी सुनाई जाती है, सो मनोज को भी लगा लड़कों द्वारा इसी तरह की स्टोरी उसे सुनाई गई थी। रात घर पहुंचा, पर आज की रात ठीक से सो नहीं सका। हर आहट पर चौंक कर नींद खुलती रही। पानी पीकर फिर से सो जाता। दूसरे दिन कॉलेज आया तो अपने सहपाठियों से मनोज ने होम ट्यूशन देने की बात कही। इस तरीके से मनोज को 1 महीना सारा होने को आया। ट्यूशन मिल गए थे और रात 9 बजे तक मनोज अपने कमरे पर आ जाता। खुद खाना बनाकर खाकर रात 10 बजे तक सो जाता। पढ़ाई मनोज सुबह 5 बजे उठकर करता, ब्रह्म मुहूर्त में। गांव के बच्चों को सुबह मुंह अंधेरे ही उठने की आदत होती है। आज कॉलेज गया तो सभी दोस्तों ने कहा, आज शिखर का जन्मदिन है, वह पार्टी दे रहा है। सो सब शाम 8 बजे तक सभी रेस्टोरेंट ब्लू लाइन में इकट्ठे होंगे। मनोज ने कहा, मैं ट्यूशन से सीधा पहुंच जाऊंगा रेस्टोरेंट में। पार्टी 8 बजे से चालू हो गई। धीमे धीमे लड़के लड़कियां सभी पहुंच गए। सबसे आखिर में मनोज ही पहुंचा। तब तक बियर पार्टी चालू हो चुकी थी। हल्का हल्का म्यूजिक के साथ डिम लाइट में सभी बियर के गिलास हाथ में लेकर डांस फ्लोर पर थिरक रहे थे। मनोज ने ऐसी पार्टी पहले कभी ज्वाइन नहीं की थी। बियर का ऑफ़र दोस्तों ने उसे भी दिया, लेकिन हाथ जोड़कर उसने कहा, यार मैंने कभी नहीं पिया, प्लीज़ मुझे फोर्स मत करो। बल्कि उसे तो लड़कियों के बियर पीने पर भी आश्चर्य हो रहा था।
शहर की लड़कियां कितने छोटे छोटे कपड़े पहनकर रात को दोस्तों के साथ पार्टी करती है। गांव में तो दिन छिपे अंधेरा होते ही औरतें वहां की लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती। पार्टी रात 12 बजे तक चली। उसके बाद सब अपने अपने घर चले गए। मनोज को प्रताप ने कहा, चल यार, मैं तुझे तेरे घर के पहले मोड़ पर छोड़कर अपने घर निकल जाऊंगा। मनोज उसकी कार में बैठ गया। प्रताप ने कहा, मनोज यार, थोड़ी सी तू भी ले लेता बियर तो ठीक रहता यार। यार तू तो जानता है मैं कितने गरीब घर से हूँ, ये महंगे शौक मैं नहीं कर सकता। पर यार आज तो शिकर की तरफ से था। ये आदतें इसी तरह से शुरू होती हैं। इतने में मोड़ आ गया और मनोज कार से उतर गया, कल मिलने का वादा करके। यहाँ तक तो गाड़ियों की काफ़ी आवाजाही थी, पर जैसे जैसे मनोज आगे बढ़ता जा रहा था सड़क सूनी और वीरान होती जा रही थी। अशोक अपने रास्ते चला जा रहा था। शहर की चहल पहल खत्म हो चुकी थी। वीराने की ओर मनोज अपने कदम बढ़ा चुका था। आज और दिनों की अपेक्षा रात को ज़्यादा गहरी काली लग रही थी। बार बार कुत्तों के रोने की आवाज़ सन्नाटा चीरती आ रही थी। कभी कभी किसी पक्षी का चित्कार वातावरण को भयावह बना रहा था। अशोक को भय तो लगने लगा था, लेकिन निडर होकर उसने गांव का गाना जोर जोर से गाना शुरू कर दिया। सन्नाटे को चीरती आवाज़ मनोज को राहत दे रही थी। तभी एक आवाज़ उसके कानों के पास से टकराती हुई निकली, कोई है। और ज़ोर से हंसी की आवाज़ पूरे वातावरण में गूंज गई। पायल की आवाज़ छम छम पास आती महसूस हुई मनोज को। सामने ही उसका कमरा था। मनोज लगभग दौड़ता हुआ अपने कमरे की सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। ऊपर पहुंचकर उसने राहत की सांस ली और जल्दी जल्दी ताला खोलने लगा। ताला खोलकर अंदर गया और लाइट जलाने की कोशिश की तो लाइट चली गई थी। उसने मोमबत्ती ढूंढी और जलाने की कोशिश की तो माचिस घबराहट से हाथ से छूट गई। मनोज ने बैठे बैठे मोमबत्ती जलाई और खड़ा हो गया। मध्यम रोशनी कमरे में फैल गई। इसके साथ ही उसकी चीख निकल गई। पूरा बदन थर थर काँप रहा था। उसके बेड पर एक लड़की घूंघट मारे बैठी थी। मनोज की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बंद ताले में कोई लड़की कमरे में अंदर कैसे आ सकती है, और ये आखिर है कौन। मनोज को कुछ समझ नहीं आया। बंद दरवाजे में से लड़की मेरे बिस्तर पर पहुंची कैसे? हकलाते हुए हिम्मत कर मनोज ने पूछा, आप कौन और अंदर कैसे आई? झट से घूंघट उठाकर वह बोली, हमको बंद दरवाजे नहीं रोक पाते। मनोज ने देखा भला की खूबसूरत थी वो लड़की। बड़ी बड़ी खूबसूरत आँखें सम्मोहन से भरी। वह बिना पलक झपकाए देख रहा था, जैसे कोई सुध ना रही हो उसको। खनकती आवाज़ में बिस्तर से उठती हुई वह बोली, हमारा नाम नैना है। आज से 20 साल पहले इसी मकान के नीचे वाले पोर्शन में हम रहती थी, अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ। तब यह जगह वीरान नहीं थी। मनोज उसके सम्मोहन में अपनी सुध-बुध खो बैठा था। मंत्रमुग्ध सा खड़ा था। नैना आई और उसको बैठने का इशारा किया। मनोज यंत्र चालित सा बिस्तर पर बैठ गया। फिर वो बोली, जब मैं पैदा हुई थी तो मेरी बड़ी बड़ी आँखें देखकर मेरी माँ ने मेरे पिता से कहा, देखो तो इसकी आँखें बिल्कुल अमिया की फांकों जैसी बड़ी है। पिता ने भी हाँ में हाँ मिलाई और प्यार से मेरा नाम नैना रख दिया। कोई 2 साल बाद मेरा भाई भी हो गया। अब हम बड़े हो रहे थे, खर्चे बढ़ रहे थे, स्कूल की फीस, हमारे आए दिन नई नई चीज़ों की मांग।
अब पैसों की तंगी होने लगी तो माता पिता ने सोचा ऊपर वाले कमरे में किसी को किराए से रख लेते हैं, कुछ मदद हो जाएगी। मनोज ने ना हूँ करे बिना किसी उसकी कहानी सुन रहा था। वह बोली, अक्सर किराए पर पढ़ने वाले लड़के ही आते थे, इस कमरे में पढ़ाई पूरी होते ही चले जाते। अब मैंने भी जवानी में कदम रख दिया था। उस वक्त 16 साल की नादान लड़की थी। अब की बार कॉलेज से पढ़ने वाला एक बाका जवान किराए से आया और मेरे और उसके बीच लुका छुपी का खेल शुरू हो गया, या यूं कहो अपरिपक्व प्रेम कहानी शुरू हो गई थी। मैं कोई ना कोई बहाने से छत पर आ जाती, कभी कपड़े सुखाने, कभी काले लंबे बाल सुखाने, जिनमें राजेश उलझ कर रह जाता। हाँ, उस बाके जवान का नाम राजेश था। माँ पिता को कुछ मालूम नहीं चला। नैना रुकी और मनोज से बोली, सुन रहे हो ना? मनोज जैसे तंद्रा से जागा। हाँ हाँ। उसके मुंह से कोई बोल नहीं फूटा। नैना ने कहा, उसकी परीक्षाएं शुरू होने वाली थी। आजकल वह मुझे पर कम ही ध्यान देता। पढ़ाई के आगे मेरी सुंदरता भी फेल हो गई और मेरा गुस्सा बढ़ता जा रहा था। कोई मेरी अवहेलना करे ये मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। एक दिन रात को चुपचाप मैं राजेश के कमरे की तरफ बढ़ गई और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उसने मुझे पकड़ा और अपने होंठ मेरे होंठ पर रख दिए। फिर तो जो नहीं होना था वो भी हो गया। सुबह उठी तो बहुत रोई, ये क्या कर दिया मैंने। राजेश ने समझाया, मैं परीक्षा ख़त्म होते ही गांव वापस जाऊंगा और अपनी तुम्हारी शादी की बात करके सेहरा बांध कर वापस आऊंगा। नैना की बड़ी बड़ी आंखें यह कहते कहते भर आई थी, पर जैसा कि होता आया है पंछी उड़ चुका था। मैं नादान राजेश के संग दुल्हन बनी शादी के सपने देखने लगी। वक्त गुजरता गया पर वह नहीं आया। उसका कुछ सामान कमरे में छूट गया था। एक दिन उसका दोस्त उसे लेने आया तो मैंने राजेश के बारे में पूछा तो उसने कहा, तुम्हें नहीं पता उसकी तो शादी हो चुकी है। इतना सुनना था कि मेरे होश उड़ गए। मेरे सारे सपने किसी कांच की तरह चूर चूर हो गए। मनोज ने देखा, उसके सुंदर गालों पर आंसू लुढ़क आए हैं। बस आगे सहना मेरे बर्दाश्त के बाहर था, क्योंकि मैंने उसे सच्चे हृदय से प्यार किया था। बस तभी मैंने एक ख़तरनाक फ़ैसला ले लिया कि अब मुझे जीना नहीं है और मौका तलाशने लगी। एक दिन माता पिता और भाई किसी फंक्शन में गए थे। मैं बहाना मारकर रुक गई। नादान उम्र के फैसले भी नादान ही होते हैं। घर में केरोसिन रखा था। मैंने घर का मेन गेट बंद किया, फिर रसोई का गेट बंद कर तेल अपने ऊपर छिड़क कर आग लगा ली। आग तो लगा ली, लेकिन जब शरीर ऊंची ऊंची लपटों से घिर गया तो उसकी तपन से जो शरीर में तड़पन हुई वो जलन आज तक भी महसूस करती हूँ। मनोज की रूह कांप गई थी उसकी कहानी सुनकर, पर आगे जानना चाहता था। उसके मुंह से निकला, फिर? वह अट्टहास करती हुई बोली, फिर क्या? इतना कहते ही वातावरण भयावह होने लगा। बाहर आंधी तूफान आने लगा। नैना की पीठ मनोज की तरफ थी। वह बोली, बदनामी की डर से माता पिता मकान बेचकर भाई को लेकर सदा के लिए यहाँ से चले गए। अब मैं यहाँ रहती हूँ। और नैना ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। जो भी इस कमरे में रहने आता है उसे अपने साथ लेकर जाती हूँ। जैसे ही नैना ने मनोज की तरफ देखकर कहा, चल आज तेरी बारी है, वह विभत्स हंसी हंसने लगी। मनोज ने घबराकर देखा तो डर के मारे उसकी चीख निकल गई। सुंदर लड़की की जगह एक अधजली काया खड़ी थी, जिसका चेहरा जला हुआ एकदम क्रूप लग रहा था। दांत लंबे नुकीले निकल आए थे। चेहरे पर जगह जगह घाव रिस रहे थे।
उसके शरीर से मांस के लोथड़े टपक रहे थे। कमरा जलने की बदबू से भर चुका था। नैना मनोज की तरफ अट्टहास करती बढ़ रही थी। तुझे चलना ही होगा, इस कमरे में रहने वाले को नहीं छोड़ती मैं। उसके अट्टहास से सारा वातावरण गूंज चुका था। पंछी भी उसकी विभत्स हंसी में पेड़ से पंख फड़फड़ाकर चीखते हुए उड़ रहे थे। मनोज ने आओ दिखाना ताओ वहाँ से भाग खड़ा हुआ। जैसे ही बाहर पहुंचा तो नैना वहां अपनी ओर इशारा करती उल्टी उल्टी चलती हुई अपनी ओर बुला रही थी और मनोज किसी चुंबक की तरह खिंचा चला जा रहा था। पूरी छत को पार कर नैना शून्य में खड़ी मनोज को अपनी ओर आने का इशारा कर रही थी कि अचानक वो छत की मुंडेर से जा टकराया और बेहोश हो गया। सुबह मनोज ने देखा कि वह छत पर मुंडेर के किनारे पड़ा हुआ है और उसकी आंखों में रात के सारे सीन किसी चलचित्र की तरह घूम गए। वो उठा और डरते हुए अपने कमरे में घुसा, अपना बैग उठाया और वहाँ से भाग खड़ा हुआ। उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि वो सपना था या सचमुच चुड़ैल से सामना। सचमुच चुड़ैल थी तो उसे जिंदा कैसे छोड़ दिया। बहरहाल मनोज ने अपने दोस्तों के घर जाकर शरण ली। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।